Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So now we are going into detail about the topic diabetes. सबसे पहले हम देख लेते हैं डायबिटीज़ की 3 टाइप्स थी. अगर फोर्थ भी इंक्लूड कर लें तो लूजली 4 टाइप्स हैं. तो हम टाइप्स देखेंगे, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और इफेक्ट्स देखेंगे. सो बाय टॉपिक टाइप 1 डायबिटीज़ देख लेते हैं. व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज़? Type 1 diabetes is caused by an autoimmune reaction. Autoimmune reaction में क्या होता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है मिस्टेक कर लेता है, बॉडी के अपने सेल्स को ये अटैक करता है. तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम वो सेल्स जो कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर अटैक करता है. एज अ रिजल्ट बॉडी बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती है. अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो एज सच तो नोन नहीं है, लेकिन जहाँ तक साइंस ने रिसर्च की है तो उस हिसाब से जो एक कॉज समझ आता है वो है जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस. टाइप 1 डायबिटीज़ किसी भी एज के लोगों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसको ये टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है. तो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कह सकते हैं, और हम इसको यंग एडल्ट डायबिटीज़ भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर छोटे बच्चों में और एडल्ट्स में होती है. जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से डायग्नोज हो जाते हैं उनको इंसुलिन के डेली इंजेक्शंस चाहिए होते हैं ताकि बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल हो सकें. और अगर इंसुलिन नहीं मिलती प्रॉपरली तो इट्स वेरी फेटल फॉर देम. दे कैन इवन डाई फ्रॉम नो एक्सेस टू इंसुलिन. तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या हुआ कि इसमें ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, बॉडी के अपने सेल्स इंसुलिन के ऊपर एक्ट करते हैं और जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इंसुलिन नहीं बनती. और इंसुलिन नहीं बनती तो हमें डेली इंजेक्शंस चाहिए होते हैं इंसुलिन के, आउटसाइड बाहर से इंजेक्शंस चाहिए होते हैं. तो हम डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस मिलते रहते हैं तो ही हमारी बॉडी की ब्लड ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकती है. एज यू नो, बॉडी की ब्लड ग्लूकोज बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन चाहिए. इंसुलिन का काम ही बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है. अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन नहीं होंगे. और टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉजेज़ जो हैं ज़्यादातर जेनेटिक और एनवायरमेंटल हैं, और होती ये यंग बच्चों में है, तो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं. पेनक्रियाज के अंदर आइलेट सेल्स होते हैं. स्पेसिफिकली जो ये आइलेट सेल्स हैं ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंसुलिन. तो बॉडी के अपने जो ऑटोइम्यून रिएक्शन है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो इन आइलेट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती या बहुत कम होती है. अच्छा, पेनक्रियाज इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं, और ये तब सिक्रीट होती है जब बॉडी के अंदर शुगर आती है. जैसे ही ब्लड सेल्स में शुगर आती है तो वो पेनक्रियाज को सिग्नल मिल जाता है कि वो इंसुलिन रिलीज कर दें. इंसुलिन जैसे ही ब्लड में शुगर आती है, ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है. उसका हाई होने का सिग्नल होता है पेनक्रियाज को कि पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. इंसुलिन ब्लड शुगर में जाती है, इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होती है. वहाँ जाके वो शुगर जो है, जो ब्लड स्ट्रीम में हाई हुई थी, उसको लोअर कर देती है. लोअर किस तरीके से करती है? इंसुलिन जो है बॉडी में जो ब्लड में शुगर थी उसको वो बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स में, मसल्स में, जहाँ जहाँ चाहिए होती है वहाँ एब्जॉर्ब करवा देती है. जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हमारा कम होता है, वैसे ही पेनक्रियाज को सिग्नल मिल जाता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दें, वैसे ही इंसुलिन हमारी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है. तो ये है हमारा रोल इंसुलिन का. क्या रोल है इंसुलिन का? इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पेनक्रियाज में से. इंसुलिन जो है ब्लड में जैसे ही शुगर डिसॉल्व होती है, ब्लड में जैसे ही शुगर लेवल हाई होता है, वैसे ही पेनक्रियाज को सिग्नल मिलता है, पेनक्रियाज इंसुलिन ब्लड में भेज देते हैं.
इंसुलिन ब्लड में जाके शुगर को बॉडी में डिसॉल्व करा देती है, जिससे ब्लड में शुगर लेवल कम होता है और उसी तरह से पेनक्रियास को सिग्नल मिलता है और इंसुलिन प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाती है। तो इंसुलिन का असल में काम क्या है? शुगर लेवल को कम करना, शुगर जितनी भी हमारी शुगर है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना। अब ग्लूकोज का रोल क्या है? हम जान चुके हैं ग्लूकोज का रोल। ग्लूकोज असल में क्या है? शुगर लेवल है। शुगर क्या है? ये हमारी बॉडी का जो एंड ब्रेकअप सिस्टम होता है, हमारा जो खाना होता है आखिर में टूट के एनर्जी देता है, वो जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। और ये हमें चाहिए होती है मसल्स और बाकी बॉडी सेल्स और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है हमारे दो मेजर सोर्सेज से आती है, एक तो ऑब्वियसली फूड से और दूसरा हमारे लिवर से। लिवर भी ग्लूकोज बनाता है। जब शुगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आती है तो इंसुलिन की मदद से वो एब्जॉर्ब होती है। लिवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो लिवर जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है दोबारा से ग्लूकोज में, और वो फिर हम दोबारा से हमारी बॉडी में आ जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन होती ही नहीं है, तो ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं जाके एब्जॉर्ब होता, शुगर ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाती है, और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और अगर वो कम ना हो, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए हमेशा बड़े भी लेवल पे हो और बहुत देर बाद कम हो, तो उससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं। और अगर कॉन्स्टेंटली ही बढ़ती रहे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स। टाइप 1 डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किन सोर्सेज, किन वजहों से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है? तो उसमें एक तो आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। अगर पेरेंट्स को या बहन भाइयों में से किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होगी तो आपको भी, आपके अंदर भी टाइप 1 डायबिटीज़ के बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? जेनेटिक्स रोल प्ले कर रही हैं। सर्टेन जीन्स हैं हमारी बॉडी में जो इंडिकेट करती हैं, अगर वो जीन्स हों तो उससे इंडिकेशन मिल जाती है हमें कि टाइप 1 डायबिटीज़ का रिस्क इस इंडिविजुअल में हो सकता है। और फिर एज आपकी आ जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होती है। तो इसकी पीक दो तरह की एजेस में होती है, एक तो 4 to 7 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में और दूसरा 10 से 14 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर होती है। तो ज़्यादातर हमारी एज और जेनेटिक्स, ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा, अब इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग होते हैं वो अक्सर पतले भी होते हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें होती है वो अक्सर एज के लेटर हिस्से में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ एज के शुरू हिस्से में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ एज के लेटर हिस्से में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो होते हैं वो पतले होते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ओवरवेट या ओबीज होते हैं। सिम्टम्स में आ जाते हैं आपकी एबनॉर्मल थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, सडन वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस। लैक ऑफ एनर्जी और टायर्डनेस इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज चाहिए थी वो मिल नहीं रही बॉडी को। कांस्टेंट हंगर भी इसलिए होती है क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती है। ऑल्दो ब्लड में शुगर लेवल हाई है लेकिन बॉडी को नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हमें हंगर का सिग्नल मिलता रहता है। बॉडी को लगता है कि अगर हम खाएंगे तो शायद हमें एनर्जी मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा देर ब्लड में शुगर लेवल हाई रहने की वजह से ब्लड विजन भी हो जाती है और बेड वेटिंग। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। अब हम किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं? तो उसके 3 तरीके हैं। डेली इंसुलिन ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंसुलिन बाहर की सोर्स से, एक्सोजेनस सोर्सेज से हमें तो इंसुलिन लगानी पड़ती है। इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो
और कोई तरीका ही नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करने का, हमें बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर देता है इस कंडीशन को, ठीक है। हम टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी दैट। अब इसमें जो इंसुलिन, जो हम डेली इंसुलिन ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्या होता है कि इंसुलिन हम लेते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। फिर हमारी जो इंसुलिन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, और वो हम अभी देख लेते हैं कि वो कौन सी है। और इंसुलिन जो है डिलीवर हम कर सकते हैं सिरिंज के ज़रिए से, इंसुलिन पेन होता है, या इंसुलिन पंप के ज़रिए से। इन तरीक़ों से हम इंसुलिन डिलीवर करते हैं इंडिविजुअल के अंदर। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, अब हमारी 3 टाइप की टाइप्स हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग जो होती है वो हम या तो खाना खाने के फ़ौरन पहले या खाना खाने के साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे खाना खाने से हमने ली और उसके बाद फ़ौरन खाना खा लिया, या खाना खाने के साथ ही हम इंसुलिन ले लेते हैं, ये रैपिड एक्टिंग होती है। तो खाने के साथ ही, जैसे खाने के साथ फ़ौरन ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, हम जब इंसुलिन लेते हैं तो ये भी फ़ौरन हमारी ब्लड में हाई हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल राइज करता है वो फ़ौरन हमारा लो हो जाता है। तो लेकिन इसमें जो है एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की डोजेज जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम हाई करेंगे और खाना हमने कम खाया या शुगर हमारी उस खाने में कम थी, तो क्या होगा कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिससे शुगर बहुत ज़्यादा हमारी जो है हमारी ब्लड में से शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में एस्पार्टेट, ग्लोलिसिन और लिस्प्रो आती है। फिर आ जाती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो खाना खाने से कुछ टाइम पहले लेते हैं। इस इंसुलिन को हम रेगुलर या न्यूट्रल इंसुलिन भी कहते हैं। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की तरफ फ़ौरन तो एक्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर ये एक्ट कर लेती है, और इसके अंदर आपके आ जाती है एक्ट्रापेड, ह्यूमिलिन आर और इंसुमिन रैपिड। ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग इंसुमिन रैपिड यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो अक्सर जो है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ देते हैं, मतलब शॉर्ट एक्टिंग के साथ इंटरमीडिएट एक्टिंग दी जाती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है मतलब नाम ही दरमियान का है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो इंजेक्ट करने के पहले घंटे के अंदर अंदर एक्ट करती है, और आहिस्ता आहिस्ता एक्ट करना शुरू करती है, और उसकी पीक हमारे बॉडी के अंदर, या हमारी वो जो एक्ट करती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, वो 7 आवर्स तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या हुई, जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन लगाने के घंटे के अंदर अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होती रहती है, और हमारे ब्लड में रहती है, हमारी बॉडी में रहती है वो 7 घंटे तक। और इसके अंदर ह्यूमिलिन NPH, प्रोटाफेन और इंसुलाट्रड आता है। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो होती है तकरीबन एक पूरे दिन के लिए, और वो आहिस्ता 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 हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है, और वो हमारी बॉडी में रहती है, और ये हमारी ली जाती है तकरीबन मॉर्निंग में या फिर रात को सोने से पहले। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में डिट्रीमेर और ग्लार्गिन आती हैं। तो रैपिड एक्टिंग जो है फ़ौरन मील के साथ ली जाती है, शॉर्ट एक्टिंग मील से पहले ली जाती है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो 7 आवर्स तक बॉडी में रहती है, और लॉन्ग एक्टिंग जो है वो हमारी एक दिन के लिए बॉडी में रहती है। तो 2 तरह के हमारे इंसुलिन ट्रीटमेंट्स होते हैं, मतलब लोग जो हैं अब ये जो टाइप्स है इंसुलिन की, इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं, या तो दिन में 2 बार इंसुलिन लगाते हैं, और वो जो दोनों इंसुलिन होती हैं वो होती हैं शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। या फिर बेसल बोलस रेजिमेन के ज़रिए से लगाते हैं। इसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो लेते हैं और वो दिन में
3 बार लेते हैं इंसुलिन, ठीक है। और मतलब जो हमारे 3 खाने हैं उनके साथ वो इंसुलिन लेते हैं। और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है वो दिन में 2 दफ़ा लेते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो इस तरीके से ले सकते हैं। ट्वाइस डेली इंसुलिन में शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इस तरह से काम करते हैं कि दिन में 2 बार लेते हैं। बेसल पोलस रेजिमेन में या तो दिन में 3 बार लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, या दिन में 2 बार लेते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। फिर उसमें सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाती है। अब सेल्फ मॉनिटरिंग जो है, जिनको डायबिटीज़ होती है वो रोज़ाना जो है अपनी इंसुलिन चेक करते रहते हैं, ठीक है। रोज़ाना नहीं भी करें तो थोड़े थोड़े कुछ दिनों के बाद उनको अपनी इंसुलिन चेक करते रहते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग इंसुलिन को हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज SBMG, इस प्रोसेस को हमने ये नाम दिया है। इसमें क्या होता है कि डायबिटिक्स जो हैं कहीं भी बैठ के अपनी इंसुलिन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल एक पेन होता है जिसे वो पिंच करते हैं और उनकी इंसुलिन जो है वो मॉनिटर पे आ जाती है। इससे होता क्या है, दिन में वो फास्टिंग पे या रैंडमली वो चेक करते हैं और इस तरह से वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बता सकते हैं कि जी हमारी इंसुलिन दिन में इस टाइम थी, इस टाइम हमारे दिन में इस टाइम ब्लड शुगर लेवल इतना था, इस टाइम हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना था। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के मेजरमेंट से अंदाज़ा हो जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कि कौन सी टाइप की इंसुलिन इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए जो सेल्फ मॉनिटरिंग होती है वो उनको दिन में 4 बार करनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से पता चल सके कि उनकी बॉडी में किस टाइम पे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, किस टाइम पे नॉर्मल लेवल पे होता है या किस टाइम पे बहुत लो होता है। और इस तरीके से उनके लिए प्रॉपर एक इंसुलिन प्लान जो है बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है हेल्दी न्यूट्रिशन। हेल्दी न्यूट्रिशन ये है कि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। इसमें नॉर्मली हम हाई फाइबर फूड्स खाते हैं या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं, या नॉर्मली जो है हम एम्प्टी कैलोरीज फूड नहीं खा रहे होते। सैचुरेटेड फैट्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सैचुरेटेड फैट जैसे क्रीम चीज़ बटर है उसको अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे नट्स, ऑलिव्स, वेजिटेबल ऑयल्स। डाइटरी फाइबर ज़्यादा लेते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। टबैको यूज़, अल्कोहल और ज़्यादा शुगर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए डायबिटिक्स को। फिर फिज़िकल एक्टिविटी आती है। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सही हो तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं कंट्रोल रहते हैं और डायबिटिक जो है वो हेल्दियर रहता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर 2 तरह की एक्सरसाइजेज अच्छी होती हैं। एक तो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज इस तरह की होती हैं जैसे साइकिलिंग, जिमिंग, जॉगिंग, जिनमें थोड़ी आपकी सांस फूलती है। और होती हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिनमें आप वेट वगैरह उठाते हैं। तो ये 2 तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं होती हैं और ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एरोबिक एक्सरसाइज करें अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। तो प्रिवेंशन जो है हम वैसे ऐसा कर नहीं सकते, अभी तक रिसर्च के ज़रिए से कोई सेफ या इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं अभी तक डेवलप हुई है। लेकिन एक इंसिडेंस या एविडेंस ये है कि जो ओवरवेट इंडिविजुअल्स हों या वो बच्चे जो ओवरवेट होते हैं या वो बच्चे जिनमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये एक रिस्क फैक्टर है टाइप 1 डायबिटीज़ का। तो इसमें अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ओवर ईटिंग भी ना हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी ना हो, और अगर आपकी बहन भाइयों को टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है तो हम इस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब हम उन इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि हाँ जी इनको टाइप 1 डायबिटीज़ का रिस्क नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे चाइल्ड ब्रेस्ट फेड था या फार्मूला फेड था, फर्स्ट बॉर्न था या सिजेरियन सेक्शन से हुआ था, या जो मदर है वो ज़्यादा एज की थी या ओबीज मदर तो नहीं थी। अगर इस तरह के फैक्टर्स हों, ज़्यादातर फर्स्ट बॉर्न में टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा होता है। फार्मूला फेड इंडिविजुअल्स में टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा होता है। जो नेचुरल बर्थ ना हो, जिनकी सिजेरियन सेक्शन से हुई हो, या उनकी जो मदर है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो या ओबीज मदर हो, तो उन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा होता है।
तो ऑल्दो हम एज प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो अचीवेबल गोल्स हैं फ्यूचर के लिए वो ये हो सकता है कि हम किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ का रिस्क प्रिवेंट करें या डिले करें, या हम वो जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं उनकी किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें कि उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ डिले हो जाए। और ऑटोइम्यून जो बीटा सेल्स जो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं पेनक्रियाज में, उनकी डिस्ट्रक्शन को, बॉडी जो उनको डिस्ट्रॉय करे उस डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हम स्लो कर लें। और दूसरा जो हमारे ऑलरेडी मतलब अगर वो सेल्स जो कुछ रह गए हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन सेल्स को किसी तरीके से बॉडी के ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन प्रोसेस से बचाया जा सके। दीज आर द गोल्स फॉर टू अचीव फॉर मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज इन द foreseeable future. So this is it for today. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.